वेलकम बैक। आ चुके हैं वापस हम। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। द ब्रेकफास्ट शो में काम की बात में आज हम बात करेंगे उस डाइंग आर्ट के बारे में जिसको हम कहते हैं क्लासिकल डांस। अगर हम देखें पूरी दुनिया में जो भी उनके रिचुअल्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, जो उनका कल्चर होता है, उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। उसके लिए बहुत सारे स्पोक्समैन पूरी दुनिया में जाकर उसको जो है वो किसी तरह से दिखाते हैं अपनी कंट्री के साथ एसोसिएट करके। मगर क्लासिकल डांस एक ऐसी चीज़ है जो अगर हम ट्रेडिशन वाइज देखें, हिस्ट्री वाइज देखें तो इट्स अ रिच हिस्ट्री। मगर क्या उस तरह से अब हम इसको एंजॉय करते हैं, चेरिश करते हैं, शेयर करते हैं दुनिया में बाकी तमाम ममालिक के साथ? आई डोंट थिंक सो। आपको एक्सपर्ट से मिलवाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट जो कि पहले मैं आपका तारुफ कराना चाहूँगी उन शख्सियत से जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। जब उनका नाम लेते हैं तो वेल जनाब सारी चीज़ें आपको खुद ही पता चल जाती हैं। तो नाम लेने से पहले मैं बताऊँगी कि what is everything that she does. So I would like to tell you, she is a dancer, she is a choreographer, she is a dance guru, she is a theatre practitioner, director है, producer है, TV actor है, social activist for culture, women's rights, peace, founder of Tehreek-e-Niswan, cultural action group, women's movement and an exponent of cultural dance. हमारे साथ हैं none other than Sheema Kirmani. Good morning. Thank you for introducing me in this very generous way. Most welcome. Nobody needed to know this because everybody knew this, but still it's an honor कि आप हमारे शो में। Thank you. My pleasure to be here. Most welcome. इसके साथ साथ नेपा का नाम तो आपने सुना ही होगा, किसने नहीं सुना जनाब। तो नेपा के पीछे the great mind behind it मैं मिलवाना चाहती हूँ आपको CEO नेपा जुनेद जुबैरी। Hello and good morning. Thank you so much for the invitation and what an honor to be sitting here with Sheema Kirmani. Absolutely, I agree. मैम जब हम बात करते हैं क्लासिकल डांस की, ऑफ कोर्स ट्रेडिशन का पार्ट है। आपको क्या लगता है कि क्यों अब इतना ज़्यादा देखने में नहीं आता या प्रैक्टिस इतना अब नहीं होता हुआ नज़र आता? मैं समझती हूँ कि आपने बिल्कुल सही कहा था शुरू में कि दीज आर डाइंग आर्ट फॉर्म्स। डांस हो, मौसीकी हो, इवन थिएटर फॉर दैट मैटर, क्योंकि ये सारे आर्ट्स को एक पेट्रनेज की ज़रूरत होती है। क्लासिकल आर्ट्स की बात कर रही हूँ। अब आप देखिए कि अगर आप क्लासिकल डांस की बात करते हैं हम, तो कितने नाम है पाकिस्तान में जो इस वक्त प्रैक्टिस कर रहे हैं। हार्डली एनी नेम्स, यू नो, एंड इट इज़ सो सैड, क्योंकि ये बिल्कुल जैसे आपने पहले फरमाया कि ये है एक ऐसा आर्ट जो कि सदियों से चला आ रहा है और हमारी इस धरती का हिस्सा है। आप मोहनजोदारो के ज़माने से देखें 2500 BC, तो वहाँ से जो आर्टिफैक्ट्स निकले हैं उसमें इट इज़ क्लियरली देयर। द डांसिंग फिगरीन इतनी फेमस वर्ल्ड वाइड नोन डांसिंग फिगरीन ऑफ मोहनजोदारो है। उसके अलावा देयर आर वो रिलीफ वर्क्स जिस पे दिखता है people sitting, a person sitting in a yoga posture, a person holding a drum, ये सारी चीज़ें हैं। और ये मैंने पूरा इस पे रिसर्च करके एक डांस ड्रामा बनाया, द सॉन्ग ऑफ मोहनजोदारो। उसमें यही दिखाया, क्योंकि जब मैं सीख करके आई तो लोग मुझे कहते थे ये क्या है, ये तो हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है, यू नो। तो मैंने कहा कि कैसे नहीं है, इसी धरती का हिस्सा है, बल्कि शायद ओरिजिन्स यहीं पे हैं। Exactly. चलिए मैं चाहूँगी आप भी इसमें कुछ ऐड करें कि हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं अगर हम कल्चर की बात करें, तहजीब की बात करें, डिफरेंट रीजन से। नेपा का कितना बड़ा रोल है उन ट्रेडिशंस को अलाइव रखने में फॉर एनीबडी हु हैज़ दिस थिंग इन हिम कि हमें सीखना है, हम और ज़्यादा जो है ये चीज़ें समझ के इनको पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं। सो नेपा का क्या रोल है इसमें? देखिए, मैं सबसे पहले तो शीमा जी की बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहूँगा कि 75 बरस हो गए, हम तो ये भी शायद अभी डिफ़ाइन नहीं कर पाए कि कल्चर है क्या। हमारा कल्चर पाकिस्तान का हमारा कल्चर है क्या और हमारी शनाख्त क्या है। जैसे उन्होंने बहुत सही कहा कि अगर 5000 साल पहले की तहज़ीब के जो आसार मिले हैं उसमें भी अगर आपको रक़्स और मौसीकी की चीज़ें मिली हैं तो ये तो इस धरती का एक इंटेग्रल हिस्सा है। दिस इज़ हु वी आर, दिस इज़ हु वी हैव बिन। However, in the last 75 years, we've lost that identity and we are still struggling and groping in the dark, so to speak. Now, ऐसे माहौल में नापा जैसे इदारे, उनका क्या किरदार हो सकता है? उनका किरदार बहुत महदूद, चूँकि जो हमारे वसाइल और जो हमारी प्रेजेंस है उसको देखते हुए, बट स्टिल
एन इम्पॉर्टेंट रोल जो हम प्ले कर सकते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उसको प्ले करें, वो है एक कैटलिस्ट का, कि जहां हम कम से कम लोगों को ये बावर करा सकें और ये इस्टेब्लिश करा सकें कि हमारी तहज़ीब क्या है, हमारा कल्चर, हमारी सकाफ़त, हमारी आर्ट्स क्या, हमारा डांस, हमारा म्यूज़िक, हमारा ड्रामा, हमारा थिएटर है क्या, हमारी कहानियाँ क्या हैं जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, वो फोकलोर जो हमारी धरती की इंतहाई खूबसूरत कहानियाँ हैं, चाहे हम सिंध की बात करें, बलूचिस्तान की बात करें, पंजाब सरहद और इन इलाक़ों की बात करें, इतनी कहानियाँ रची बसी हैं पिछली कई सदियों की, और वो सारी बयान की जाती थी इन आर्ट फॉर्म्स के ज़रिए, डांस के ज़रिए, म्यूज़िक के ज़रिए, थिएटर के ज़रिए। तो जब तक हम उसको, उस ट्रेडिशन को अपनाएंगे नहीं, ओन नहीं करेंगे और आगे लेके नहीं जाएंगे, तो हम आगे बच्चों को क्या मुंतकिल करेंगे? एब्सोल्युटली। तो यही जो बात कह रहे हैं ना कि आप देखें कि रक्स में क्या होता, क्या उसमें जैसे जुनैद ने कहा कहानियाँ, इट्स अ नरेशन, और साथ साथ इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, ऑफ फीलिंग्स के जो किसी भी या तो म्यूज़िक के ट्रैक में आ रहा है या शायरी में आ रहा है, उसको आप एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो एक इमोशन भी है, एक कहानियाँ बयान करने का, आपके लेजेंड्स, आपके जो किस्से कहानियाँ हैं, जो आपके हीरोज़ हैं, हीरोइंस हैं, उनके बारे में बताया जाता है। तो जो वो समाज जिसमें ये आर्ट्स ज़िंदा नहीं रहेंगे, मैं समझती हूँ वो एक डेड समाज है, बिकॉज दिस इज़ व्हाट गिव्स यू लाइफ। और फिर आर्ट्स क्या करते हैं, इमेजिनेशन को खोलते हैं। बिल्कुल। और जब आपका ये आइंस्टाइन सेड कि व्हेन योर इमेजिनेशन ओपन्स अप, ही सेड कि मैथमेटिक्स या साइंस तो आपको इधर से उधर सीधा रास्ता या वो टाइम और ये सब चीज़ें सिखाता है ना, मगर इमेजिनेशन तो आपको उड़ना से दिमाग के या इट्स अ फ्लाइट, इट्स इंटेलेक्चुअल फ्लाइट, एन इमोशनल फ्लाइट, तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और हम जैसे कहते हैं ना स्काई इज़ द लिमिट, तो हम आर्ट में तो ये भी कहते हैं कि इवन स्काई इज़ नॉट द लिमिट। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो हम डांस की बात, इस लफ्ज़ का हम इस्तेमाल करते हैं, पेरेंट्स समझते हैं, कल्चर, सोसाइटी की, ओह इट्स अ बैड थिंग, नहीं भाई हम अलाउड नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें एक इनबॉर्न टैलेंट होता है ऑफ एनी आर्ट लाइक सिंगिंग, डांसिंग, सो वो वहाँ पर दब जाता है, राइट। मैं चाहती हूँ कि आप ये आप इसको इसकी जो डिफरेंस है उसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करें, सिग्निफाई करें कि हाउ ग्रेसफुल इट इज़ और ये कैसे बुरा हो सकता है। नहीं, ये देखिए, ये जो लोगों का तसव्वुर है कि सिर्फ कुछ लोगों में ये टैलेंट्स होते हैं, मैं कहती हूँ कि हर इंसान में ये टैलेंट्स हैं। कोई ऐसा इंसान नहीं जो डांस नहीं कर सकता या गा नहीं सकता या एक्टिंग नहीं कर सकता। ये तो उभारने, एक तो आपको इन चीज़ों को उभारना है, दूसरा आपको इन चीज़ों को सिखाना है। हम दोनों चीज़ें नहीं करते हैं, हम ना उभरने देते हैं अब एक नेचुरली, और ना ही हम कोई सिखाते हैं, ना स्कूलों में। देखिए, आपने कह रही थी कि क्यों अभी नहीं देखने में आता है। मुझे बताइए कि पाकिस्तान में कितने टीवी चैनल्स हैं? कभी कोई टीवी चैनल क्लासिकल डांस का प्रोग्राम करता है? कभी कोई टीवी चैनल क्लासिकल म्यूज़िक का प्रोग्राम करता है? क्यों हम टीवी क्यों नहीं करता है? मैं ये सवाल पूछती हूँ आपसे इस वक्त कि क्यों, वाई डू यू नॉट डू अ क्लासिकल डांस प्रोग्राम? पहले जब एक चैनल था तो अगर हर रोज़ नहीं तो कम से कम हफ्ते में 2 दिन क्लासिकल म्यूज़िक के प्रोग्राम्स हुआ करते। ठीक है, आप उनको रात में लेट रख लें, आप समझते हैं कि सबकी दिलचस्पी नहीं है, तो मगर क्योंकि ये जो है ना, ये इंसान को एक बेहतर इंसान बनाते हैं। ये आर्ट्स, मकसद इन आर्ट्स का है कि आपके दिमाग को एलिवेट करें, बढ़ाएं, और एक इंसानियत आपके अंदर आ जाती है। मैं इसी चीज़ को कंटिन्यू करना चाहती हूँ। जुनैद, आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे कि अभी शीमा किरमानी ने भी कहा कि जब हम बात करते हैं आर्ट की या आर्टिस्ट की, वो आपको और ज़्यादा ह्यूमन और ह्यूमेन बनाता है। तो नैपा पे जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं, क्या कोई ऐसी उनमें कुछ आप क्वालिटी शेयर करना चाहेंगे कि जो अपने आर्ट का मुजाहरा करते हैं वो इस तरह के इंसान होते हैं या बन जाते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ जैसा अभी बात हुई, जो माहौल है घरों का, ख़ानदानों का, सोसाइटी का, वो इसको एक ख़ास नज़रिए से देखते हैं कि भाई ये जो आर्ट है, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो डांस हो, डांस तो खैर बिल्कुल ही उसमें आता है, नो समझा जाता है, या थिएटर फॉर दैट मैटर,
तो इसमें तो एक तरह का जैसे कि वक्त का ज़िया होगा। और हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं, जब हम उनसे बात करते हैं तो अक्सर बच्चे जो हैं उनके साथ इशू ये होता है कि माँ बाप की सपोर्ट नहीं है, घर की सपोर्ट नहीं है, लड़ भिड़ के आते हैं। दोनों जी, दोनों लड़के भी। दोनों चूँकि अब देखिए हमारे यहाँ जैसे हम डिप्लोमा प्रोग्राम ऑफ़र करते हैं 3 साल का इन थिएटर एंड इन म्यूज़िक, एंड खुदा करे कि डांस में भी शुरू करें, तो उसमें जो रिक्वायरमेंट है एलिजिबिलिटी वो ये कि इंटरमीडिएट या ए लेवल्स किया हुआ। अब आप मुझे ये बताइए कि माँ बाप जो हैं वो तो ये चाहेंगे कि बच्चे ने ए लेवल्स किया, इंटरमीडिएट किया, अब वो कहीं अकाउंटेंसी में पढ़े, प्री मेड में जाए, इंजीनियरिंग, कौन बच्चा चाहेगा एग्जैक्टली कि नहीं मुझे ये सब कुछ नहीं करना, मुझे जाके नापा में थिएटर सीखना है 3 साल तक, कमिटमेंट देनी है, या म्यूज़िक सीखना है फॉर दैट मैटर। तो वहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट आता है। येट द पैशन ड्राइव्स देम टू नापा, द पैशन। अब फिर हम उसको इस तरह सपोर्ट करते हैं कि अगर वो बच्चे फ़ीस भी नहीं दे पाते या अहलियत नहीं होती, या माँ बाप कहते हैं कि हम तो फ़ीस नहीं देंगे, हम क्यों पैसा ज़ाया करें, तो हम उनको स्कॉलरशिप्स अरेंज कराते हैं। वी डोंट वांट द टैलेंट टू डाई। फिर जब वो माँ बाप और वो घर वाले ये देखते हैं कि बच्चे कुछ बन गए, कमा रहे हैं, काम मिल रहा है, तो कुछ उनको ढारस और तसल्ली होती है कि हाँ शायद इसमें भी कुछ करियर बन सकता है। क्योंकि आई थिंक सबकी जो एक एंड ऑब्जेक्टिव होता है वो ये कि भाई अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, कमाने लग जाएं, और ये ना हो कि वो एक कुछ ना कर पाएँ, बर्डन ना हो, कोई स्किल ना हो। तो हमारा जो, वही मैंने कहा कि जो माशरा है वो हम इतने तज़ादात का शिकार हैं, इतना हमारे अंदर कल्चर के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट है कि वी डोंट नो व्हाट द कल्चर इज़, हम उसकी अहमियत को नहीं समझते। अब मैं आपको एक मिसाल दूं, ये कहा जाता है और बहुत राइटफुली कहा जाता है कि स्टेट की ज़िम्मेदारी है, जितनी ज़िम्मेदारी स्टेट की एजुकेशन है, हेल्थ है, पावर्टी एलिविएशन है या और चीज़ें हैं, उतनी ही ज़िम्मेदारी स्टेट की आर्ट कल्चर को भी फ़रोग़ देना है। दुनिया के महज़्ज़ब ममालिक जहाँ पर स्टेट स्पेंड करती है पैसा ऑन आर्ट एंड कल्चर, वहाँ कभी आप ये जुमले नहीं सुनेंगे कि चूँकि इकॉनमी ख़राब है लिहाजा ये स्पेंडिंग कम हो गई। अमेरिका का इस वक्त जो खसारा है इकॉनमी का वो हमारी सोच से बाहर है। Yet the public funding has not stopped there. I think जैसे आप कह रहे हैं कि जो हमारी limitations है, right? तो अगर हम घर से start करें, for instance, a very innocent question, a very layman question, कि अगर parents चाह रहे हैं कि हो मेरा बच्चा ये ना बन जाए, is it possible कि उनका जो भी करियर है वो अपने साथ रखें और अपना शौक पूरा करें? दुनिया में हॉबी के नाम से एक चीज़ होती है, मैं चाहूँगी आप बताएं कि is it even possible? Yeah, of course it can be a hobby, but why should it not be a profession? There's no reason why it should not be a profession. हॉबी आप रखें, ज़रूर करें हॉबी, मगर देखिए कोई भी माशरा दुनिया में नहीं सरवाइव कर सकता विदाउट आर्टिस्ट। कोई ऐसा दुनिया का कोई मुल्क है जहाँ पे शायर नहीं होते, तो शायर ज़रूरी तो नहीं है अपनी ज़िंदगी में पैसा कमा। तो ये जो तस्वुरात हैं पैसा कमाने के, those have to be changed. Why does everybody have to be such a rich person? You don't. मतलब ठीक है आप अपना गुजारा कर सकें, आप जो शायरी है वो हॉबी नहीं होती, तो इसीलिए डांस भी हॉबी नहीं हो सकता, मौसीकी भी हो भी सकते हैं, बट दोज आर पार्ट टाइम थिंग। बट वी वांट पीपल टू बी फुल टाइम आर्टिस्ट्स एंड देन द सोसाइटी विल मूव फॉरवर्ड। मैं पिछले 45 साल से सिखा रही हूँ और मैं जनवरी में एक फेस्टिवल कर रही हूँ टू सेलिब्रेट 45 years ऑफ माई टीचिंग, माई वर्क, माई थिएटर, म्यूज़िक, डांस, एंड आई हैव टॉट हंड्रेड्स ऑफ पीपल। अमेजिंग। और जितने भी अगर आप सुनते हैं कोई भी स्कूलों में या इनफैक्ट नापा में भी जो मूवमेंट के टीचर्स रहे हैं कहीं भी, दे हैव ऑल ट्रेन्ड अंडर मी बिकॉज आई वाज द ओनली पर्सन। जब 1979 से 80 में बैन लगा है डांस पे, तो कोई एक डांसर नहीं था पाकिस्तान की सीन पे, और आई सेड कि नहीं मैं तो यहीं रहूँगी, यहीं सिखाऊंगी, यहीं परफॉर्म करूँगी, और तब से मैं सिखा रही हूँ, परफॉर्म कर रही हूँ आज तक। मैम जो आपकी ये बहादुरी है और जो ये रेजिलियंस है, मैं चाहूँगी हम इसके बारे में भी बात करें कि जैसे कि आपने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि ये आप एक ही किस्म का प्रोफेशन हो, बिकॉज जितने भी आप डॉक्टर्स, इंजीनियर, ऑल दोज प्रोफेशंस जीते हैं, दुनिया से चले जाते हैं, बट एक आर्टिस्ट हमेशा रहता है, वो पूरे पूरे एरा को डिस्क्राइब करता है, उसकी बात हम सालों तक करते रहते हैं, कहते हैं आर्ट नेवर डाइज। सो आई वांट टू आस्क यू समथिंग कि जब एक बच्चा
ये डिसाइड करता है कि मेरे में ये टैलेंट है, या जैसे कि हर एक में है, बट मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, मैं परस्यू करना चाहता हूँ, मैं इतना रिजिलियंट हूँ, पेरेंट्स को उसने मना लिया, सोसाइटी को मना लिया। अब जब बात आती है इसको एज ए प्रोफेशन रखने की, क्या एक आर्टिस्ट तबीयतन थोड़ा सादा मिजाज नहीं होता कि उसकी नीड्स ही कम है? एक सेकंड, इससे पहले कि जो ना जवाब दे, मैं एक चीज़ कहना चाह रही हूँ क्योंकि फिर मैं भूल जाऊँगी। वो पहले सवाल से रिलेटेड थी और जो आपका ये था हॉबी। आप बड़े बड़े जो इंसान पर्सनालिटीज़ गुजरी हैं तारीख़ में, नॉट मैं सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रही, दुनिया भर में, पीपल लाइक आइंस्टाइन, ये लोग खुद आर्टिस्ट भी थे। आइंस्टाइन पेंट भी करते थे, शायरी भी करते थे, मौसीकी के दिलदादा थे। तो इस तरह की हॉबीज़ हो सकती हैं, बट ही इज़ नोन एज अ साइंटिस्ट। सो मोटजार्ट हो या बेथोवन, ही इज़ नोन एज अ म्यूजिशियन। तो ये चीज़ें अलहदा भी होती हैं, मिलकर के भी होती हैं, और अगर तालीम का हिस्सा बन जाएं तो आप फिर बेहतर इंसान अपने समाज के लिए क्रिएट करेंगे। कि अगर आप बचपन से साइंस भी पढ़ाएं, हमारे यहाँ ना साइंस है सही तौर पे, ये बता दिया जाता है कि पानी से भी गाड़ी चल जाएगी, और ना ही मौसीकी है, ना ही रक्स है, ना ही थिएटर है, किसी भी तालीमी इदारों में नहीं है ये चीज़ें। तो ये बचपन से सिखाने की चीज़ें। सॉरी, हमारे यहाँ जैसे वो प्रोफेसर सलीम उस ज़माने से देखी थी, बिल्कुल वो खुद। हमारे पास ब्रेक पे जाने का टाइम है, हम ब्रेक पे जा रहे हैं। हम ब्रेक से वापस आने के बाद उन नामों का जिक्र भी करेंगे जो नापा से निकले हैं, एंड दे आर डूइंग अमेजिंग इन देयर फील्ड्स। मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जब नापा लोग आते हैं तो जो जिस तरह से सर ने बताया भी था, कुछ लिमिटेशंस हैं, कौन से ऐसे स्टूडेंट्स और कौन से ऐसे लोग हैं जो उन लिमिटेशंस को किसी तरह भी उसमें से निकल के अमेजिंग काम करते हैं, हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। सर, हम आपसे सवाल कर रहे थे कि नापा से जितने भी स्टूडेंट्स पढ़कर जाते हैं, कुछ कमाल काम करते हैं या उस आर्ट को अपने साथ लेकर पूरी ज़िंदगी चलते हैं, आपको सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहेंगे? देखिए, इस वक्त मैं आपको जैसे बताऊं कि पाकिस्तान में फ़िल्मों का रिवाइवल दोबारा हुआ है, रिवाज अब है कि फ़िल्में बन रही हैं, एंड अ लॉट ऑफ दीज फिल्म्स जब हम देखने जाते हैं और देखते हैं या उनकी सामने आता है हमारे, तो उसमें नापा के लोग हमें नज़र आते हैं, हुआ पार्ट ऑफ दोज फिल्म्स, मेकिंग दोज फिल्म। मिसाल के तौर पे नबील कुरैशी और फ़िज़ा मिर्ज़ा, ये हमारे फर्स्ट या सेकंड बैच के लोगों में से हैं। इसी तरह नज़रुल हसन है, उन्होंने फ़िल्मों में काम किया, टेलीविज़न पे काम किया है। मीसम नकवी काम कर रहे हैं, फवाद ख़ान काम कर रहे हैं, सुनील शंकर, बहुत सारे नाम हैं ऐसे कि जो इस वक्त फ़िल्मों में, टेलीविज़न पे, मुख्तलिफ़ शोबों में काम कर रहे हैं। मुस्तफ़ा अफरीदी एक राइटर हैं जिन्होंने बेशुमार आई थिंक प्रोमिनेंट ड्रामे लिखे, कोई अहद वफ़ा और संग माँ और वग़ैरह वग़ैरह, वो ही इज़ फ्राम नापा एज़ वेल। तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो हमें अक्सर क्रेडिट्स में नज़र आते हैं कि ये हमारा पता चलता है कि नापा के आलमनाए में से लोग हैं हु आर वर्किंग इन द इंडस्ट्री। तो खुशी होती है इस चीज़ को देख के। और जैसा कि अब चूँकि मीडिया का बूम है, अब तो ड्रामे बन रहे हैं, फ़िल्में बन रही हैं, so all of these people who are talented, who've studied from Napa, they are now getting work. अच्छा, हमारी जो एक philosophy है नापा में, we are not in the business of making and producing mega stars. You don't become a mega star by going to a school and doing a 3 or 4 year course. You learn the craft. Yes. Once you learn the craft and you go out in the industry and you start working, फिर तो ये आपके talent, आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, एंड ऑफ कोर्स योर लक दैट गेट्स यू वेयर यू गो। तो बाज़ लोग जो हैं वो बहुत आगे निकल जाते हैं, बाज़ लोग जो हैं वो अपने एक सर्टन डगर पे चलते हैं, उसमें करते हैं। लेकिन असल चीज़ ये है कि ऑल ऑफ देम हु परस्यू दिस एज अ प्रोफेशन, दे हैव अ गुड लाइफ, दे हैव अ गुड करियर, अ प्रोफेशन, और उनको उसमें नज़र आता है कि हाँ, हम सिर्फ़ अगर इस क्राफ्ट को अपनाएं, जैसे अभी बात हो रही थी कि महज हॉबी के तौर पे नहीं बल्कि एज अ फुल टाइम आर्टिस्ट, तो ये भी एक करियर ऑप्शन है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड दिस इज़ व्हाट वी वांट टू प्रमोट एंड टेल द पेरेंट्स, द फैमिलीज़ कि अब जो जिस दुनिया में हम जी रहे हैं और रह रहे हैं, वहाँ मीडिया, वहाँ टेलीविज़न, फिल्में, म्यूज़िक, this is also a career option which can be pursued, and the right way of doing that is कि आप उसकी तालीम हासिल कीजिए, उस क्राफ्ट को सीरियसली सीखिए,
फिर आप जाइए और उसको आगे जाके परस्यू कीजिए। बिल्कुल, अभी सर ब्रेक में शेयर भी कर रहे थे एक बैंकर की स्टोरी कि जिन्होंने अचीव, ऑफ कोर्स लाइक आफ्टर अचीविंग सो मेनी थिंग्स इन लाइफ ही जस्ट लेफ्ट इट एंड वेंट टू लर्न जो वो सीखना चाहते थे। वेल, इसकी बात में मैं ज़रा सी चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि आई एग्री जो बातें जुनैद ने की हैं कि वी वांट टू क्रिएट प्रोफेशनल आर्टिस्ट और ये होना चाहिए कि इन आर्ट्स को भी एक अहम प्रोफेशन समझा जाए, बट एट द सेम टाइम मेरी अपनी राय ये है कि हम हर बच्चे को ये आर्ट्स की एजुकेशन दें, चाहे वो इसको प्रोफेशन बनाए या ना बनाए, क्योंकि वो उसकी पर्सनालिटी में इजाफा करता है, वो उसके दिमाग को अब रक्स ले लीजिए कि क्या फ़ायदा होता है किसी को रक्स सीखे, एक डिसिप्लिन सीखता है, एक फोकस सीखता है, बिल्कुल, एक कंसंट्रेशन, क्योंकि ये भी एक तरह का मैथमेटिक्स है ना, ये ताल पे जाता है। इट इज़ अ वेरी रिफाइंड एंड वेरी एलैबोरेट सिस्टम। मतलब ये ऐसा नहीं है कि बस आप खड़े हो गए और करने लगे, मतलब इसको आपको एक ख़ास ताल में जाना है। सो में इतनी मुख्तलिफ़ तालें होती हैं, आपको मुख्तलिफ़ मूड्स को समझना है कि उनको कैसे डिपिक्ट किया जाता है। मुख्तलिफ़ मूड्स होते हैं, कभी खुशी का है, कभी प्यार का है, कभी वंडर का है, कभी खौफ का है। ये सारी चीज़ें तो ये इंसान की पर्सनालिटीज़ को में इजाफ़ा करती हैं। तो मेरा ये ख्याल है, हमें जो चीज़ मैं चाहूँगी कि इस पे बात कभी होनी चाहिए कि तालीम जो हम बच्चों को बचपन से देते हैं, ये सारी चीज़ें उस तालीम का इंटेग्रल हिस्सा होना चाहिए। हमारे एजुकेशनल सिस्टम में ये करिकुलम में होना चाहिए। देखिए, अगर कोई बच्ची या बच्चा वायलिन सीखना चाहता है या सितार सीखना, अगर वो बचपन में उसको थोड़ी सी उससे इंट्रोडक्शन हो जाए, तो जब बड़े होंगे तो उनको पता चलेगा कि हाँ, हम ये करना चाहते हैं। मगर जब आप कभी उनको एक्सपोजर ही नहीं देंगे, मसला पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ये है कि रक्स, मौसीकी और थिएटर का कोई एक्सपोजर हमारे यंगर लोगों को नहीं मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, ना देखने को मिलता है ना सुनने को मिलता है। और मैम जो आप ये कह रही हैं, एक बार किसी को एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, देखने से आदमी सीखता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। हम इस बात पे भी ज़रा फोकस करेंगे, जैसे सर आप कह रहे थे कि शिद्दत पसंदी हम देखते हैं हमारी कौम में या तो सही है या गलत है, और मसला ये है कि जो हमारा सही है हमें लगता है बस वो पूरी दुनिया के लिए सही है। यानी अगर हमसे कोई इंसान थोड़ा सा भी मुख्तलिफ है तो हमें लगता है नहीं तो बिल्कुल गलत है। और ये हमें जो होता है ना कि डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करने का और चेरिश करने का जो टैलेंट है वो नहीं है। तो सर मैं चाहूँगी कि आप इस पर भी फोकस करें कि जो शिद्दत पसंदी हमारे यहाँ है, अगर हम थोड़ा आर्ट की तरफ तवज्जो दें, हाउ वुड इट चेंज दैट? देखिए, ये तो दुनिया में मानी जाती है बात कि आर्ट सबसे बड़ा जवाब है शिद्दत पसंदी का, चाहे वो विजुअल आर्ट हो, चाहे वो परफॉर्मिंग आर्ट हो, इन एवरी फॉर्म ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट। और सीमा जी ने इतनी खूबसूरत बात करी कि, और जो हम भी ये बात रिपीट करते हैं और कहते हैं कि एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं, करिकुलम का हिस्सा होना चाहिए। जिस तरह आप अंग्रेज़ी पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, उसी तरह आप ये आर्ट भी पढ़िए, ताकि बच्चों को ये ना लगे स्कूलों में कि भाई ये तो एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, कर ली नहीं करी, तो कोई मजाका नहीं उसमें। नो, दिस शुड बी पार्ट ऑफ योर मेन करिकुलम। तभी जाके अभी जो हाल में सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम स्कूलों में म्यूज़िक की तालीम शुरू से देंगे, ब्रिलियंट इनिशिएटिव। खुदा करे कि ये हो जाए। इसके ऊपर हमारी एक आध मीटिंग्स भी हुई हैं, उनसे बातचीत हुई है, तो हम वी आर वेरी होपफुल कि ये चीज़ हो जाएगी कि कम से कम म्यूज़िक को तो आप करिकुलम का हिस्सा बनाएंगे फ्रॉम ग्रेड 1। चूँकि आपको अगर वो सेंस आएगा कि म्यूज़िक का इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर करिकुलम, तो उससे जो फ़र्क पड़ेगा उस माइंडसेट को चेंज करने में, उस शिद्दत पसंदी को रोकने में, जो बच्चे जब एक बहुत ही वल्नरेबल एज में जाके और गलत एक्सपोजर में पढ़ के और उस तरफ जाते हैं, तो उसको रोकने के लिए आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड द बेस्ट आंसर्स। और हमने जो शुरू में बात करी कि हमारी तो धरती भरी पड़ी है इन कहानियों से, इस आर्ट से, हमारी तारीख़ का हिस्सा है, तो हमें तो कुछ नया सीखने की इतनी वो नहीं है ज़रूरत। हमारे इर्द गिर्द अतराफ़ में तारीख़ उठा के देखें तो ये आर्ट हमेशा से मौजूद रही है, सिर्फ़ उसको अपनाने की, उसको ओन करने की ज़रूरत है। और अगर ये चीज़ राइज हो जाए स्कूलों में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट स्कूल्स ओनली, बट ज़्यादा ज़रूरत है गवर्नमेंट स्कूल्स में।
जो छोटे छोटे शहरों में, देहातों में। हाँ, ये ज़रूर उसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम शायद आए कि आपको पढ़ाने वाले, सिखाने वाले उतने शायद ना मिल पाएँ, लेकिन आप कदम तो लीजिए, बिल्कुल, उस तरफ चलिए, तो मिल जाएंगे आपको। बिल्कुल। और हमें बाज़ दफ़ा ये नहीं महसूस होता, लेकिन जो लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं वहाँ जो आर्टिस्ट, आपका तो इतना काम है, तजुर्बा है, लोकल कैसे हिडन टैलेंट्स निकलते थिएटर हैं, के, म्यूज़िक, डांस आपको सिखाने वाले मिल जाएंगे। और ये जो बात है शिद्दत पसंदी की, जी। तो मतलब आप ये सोचें कि क्यों शिद्दत पसंद वो जो सेक्शन है या वो जो लोग उस किस्म की सोच के, वो क्यों इन आर्ट्स के खिलाफ हैं? क्यों है? क्योंकि उनको पता है कि ये आर्ट्स एक और किस्म का इंसान पैदा करते हैं, एक इंसान जिसके अंदर इंसानियत हो, और ये नहीं कि बस ये लिबास हमें नहीं अच्छा तो हम तुम्हें मार डालेंगे। सो यू नो, जो आप बात कर रही हैं डाइवर्सिटी की, वो इसी किस्म के लोग अपनाते हैं, और इसीलिए तो इन्हें ख़त्म किया जाता है, इसीलिए तो ये आर्ट्स को नहीं सिखाया जाता है। मैम अगर ये एक चीज़ और कि ये आर्ट सबसे अहम जो है, ये इंसान को सोचने पर मजबूर, बिल्कुल बिल्कुल, दे मेक यू थिंक। आपको कोई कहानी आपके सामने इनैक्ट हो रही है या गाई जा रही है या रक्स में दिखाई जा रही है, तो आप सोचने पर मजबूर होते हैं कि अच्छा ये ऐसा भी हो सकता है, और ये शायद हमारे घरों में हो रहा है या हमारे साथ के घर में हो रहा है। तो हमारा काम ये है, आर्टिस्ट का काम ये है, टू प्रोवोक पीपल टू थिंक। Yes, बिल्कुल, totally, बिल्कुल। totally. मैम जैसे इमोशन, हर इंसान में जज्बात होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, खुशी के भी होते हैं, गम के भी होते हैं। एक आर्टिस्ट का पोर्ट्रे करने के तरीके में ही उसके इमोशंस शो होते हैं, राइट? तो जब हम शिद्दत पसंदी की भी बात कर रहे हैं, जब उसको वो एक अच्छा कंस्ट्रक्टिव हेल्दी मीडियम ही नहीं मिलेगा इमोशंस को शो करने का, तो आपको लगता है कितना बड़ा इसका ताल्लुक है शिद्दत? बिल्कुल बिल्कुल। अब आप देखिए कि अगर मैं यूँ करती हूँ तो इसमें क्या वल्गैरिटी है, अगर मैं यूँ करती हूँ तो इसमें क्या वल्गैरिटी है, अगर मैं सीधी खड़ी होती हूँ तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि मैं खौफ में नहीं हूँ, अपने जिस्म को मुझ में कॉन्फिडेंस है। तो ये सबसे अहम बात बच्चों के लिए, ख़ास तौर से फीमेल्स के लिए हमारे समाज में, कि ये जो है रक्स मिसाल की मैं इस वक्त बात कर रही हूँ, ये एक कॉन्फिडेंस देता है। ये आपको कहता है, सिखाता है कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, अगर आप इसको सीधा करेंगे तो आप अंदर से अपनी ताकत पहचानेंगी। सही। और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमको तो ये कहा जाता है ना कि आप बिल्कुल ये हो जाए, छुप जाएं, एग्जिस्ट करना बंद कर दें ताकि लोग आपको घूरे नहीं। लोग तो फिर भी मर्द तो फिर भी घूरेंगे, आप कितना भी कवर कर लें वो नहीं रोकेंगे जब तक आप उनके दिमागों को नहीं बदलेंगे। तो आर्ट्स के ज़रिए आप लोगों के दिमागों को बदलते हैं। एब्सोल्युटली। और इसमें ना कभी ज़बान की ज़रूरत होती है, इट क्रॉसेस बाउंड्रीज ऑफ लैंग्वेज, ऑफ कल्चर, of borders, everything. It is something that can bring people together. तो ये देखिए ना कितना अहम है। हमारी सोसाइटी इतनी डिवाइडेड है, ये सेक्शन ज़ात के पर और मज़हब के अंदर इतने सेक्शंस डिवाइड कर रहे हैं हमको, और उनको और हेट्रेड कायम कर रहे हैं। Arts create love. That is the final thing that I would like to say, कि they create love in love for yourself, love for humanity. एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत में रहना चाहते हैं आर्टिस्ट, वो खूबसूरती क्रिएट करते हैं, they want खूबसूरती around them. Absolutely. ये मैम का मैसेज था। सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बिल्कुल यही इत्तेफाक करूँगा इनसे कि हम जो हैं आर्ट की जब हम बात करते हैं, आर्ट बिल्ड ब्रिजेस, और ये काम करती, दीवारें नहीं बनाती, इट बिल्ड ब्रिजेस। और हमें ज़रूरत है कि हमारे यहाँ जितनी दीवारें बनी हैं उन्हें तोड़ा जाए। उसका सबसे बड़ा ज़रिया जो है वो यही आर्ट फॉर्म है। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ और यहाँ भी दोहराऊँगा कि मैं कितनी ही अच्छी तकरीर कर लूँ, कोई मुझे मैसेज अगर देना है बच्चों को या किसी फोरम पे भी, मैं कितनी अच्छी तकरीर कर लूँ, वो 5 मिनट के बाद लोग भूल जाएंगे, बोर भी हो जाते हैं, बोर हो जाएंगे और बाद में उनको याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर मैं वही मैसेज एक थिएटर के ज़रिए दूँ तो वो इतना लोगों को याद रहेगा कि वो बरसों बाद भी करेंगे कि अच्छा उस ड्रामे में ये हुआ था, उसने ये कहा था, तो उसका ये मतलब है। दिस इज़ सच अ ब्यूटिफुल वे ऑफ कम्युनिकेटिंग अ मैसेज एंड अ थॉट
एब्सोल्युटली। और जब वो बात हुई, जैसे शीमा जी ने कहा कि आपको अगर माइंडसेट चेंज करना है, इट्स अ वेरी स्लो एंड अ लॉन्ग प्रोसेस, मगर उसका बहुत बेहतरीन तरीका जो है वो ये आर्ट फॉर्म है। और जो शिद्दत पसंदी की बात, जो घुटन होती है, वो घुटन ही होती है ना जो शिद्दत पसंदी के शक्ल में नज़र आती है, उस घुटन को भी अगर आपने निकालना है, मैनेज करना है, तो खूबसूरत तरीन तरीका ये आर्ट फॉर्म है। एब्सोल्युटली। यू फील सो लिबरेटेड इससे कि फिर आप उसको सही सिमत पे जा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आई विश टाइम ज़्यादा होता, लेकिन नहीं है। जाने से पहले मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपके घर में कोई भी, आपके कोई बच्चे हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ है, जो किसी भी किस्म का आर्ट सीखना चाहते हैं, प्लीज़ उनको करने दें। आप खुद डिफरेंस देखेंगे उनकी ज़िंदगी में और आपकी ज़िंदगी में, बिकॉज वो एक बेहतर इंसान बन पाएंगे।